नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और सबसे पहले बात करेंगे कैबिनेट विस्तार का। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के आसार हैं। लोकसभा चुनाव के पहले और एमएलसी चुनावों के ऐलान के बीच संभावित कैबिनेट विस्तार कई मायनों में अहम है। सूत्रों के अनुसार योगी सरकार में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री, बीजेपी नेता और एमएलसी दारा सिंह चौहान, रालोद नेता राजपाल बालियान, रालोद कैबिनेट और रालोद से प्रदीप चौधरी को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा रामपुर में आजम खान के धुर विरोधी आकाश सक्सेना को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। काबीना विस्तार की खबरों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल को रोम रोम में राम पुस्तक भेंट की है। दूसरी ओर कैबिनेट विस्तार पर एसबीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अभी तक ऐसी कोई चर्चा नहीं है। पिछली बार आचार संहिता लगने से पहले दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में दोनों जगह मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। अब ऐसे में सवाल है कि किसको मिलेगा पद और किसका बढ़ेगा कद। आज इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कौशलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? क्या कैबिनेट विस्तार हो सकता है और अगर यदि होगा तो कब? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, क्योंकि जो एनडीए के घटक दल हैं, जो तमाम लोग आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से जिनका गठबंधन हुआ, चाहे वो सुभाषपा हो या आरएलडी हो, तो वो लोग ऐसा कयास लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं जो है अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और उनको जो है उनके लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। क्योंकि अभी हाल ही में सुभाषपा पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से जब गठबंधन टूटा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ आई और उसके बाद जो है राज्यसभा के जो चुनाव हुए उसमें जो है जैसे उनके विधायकों ने जो है बीजेपी प्रत्याशियों को वोट किया और जो साथ में जो भी चुनाव है तमाम लड़े। उसके बाद अब ये अटकलें लगाई जाए कहीं न कहीं सुभाषपा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कह रहे थे कि मंत्रिमंडल जो लोकसभा चुनाव से पहले मंत्री बनना तय है, तो अब रास्ता वो दिख रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जो है दिल्ली में जो बीजेपी की बड़ी बैठक उसमें शामिल हुए, उसके बाद वहाँ से आने के बाद सीधा वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने गए, वहाँ पर मुलाकात की। अब ये अटकलें लगने लगी हैं कि जो आरएलडी के कुछ विधायक और भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक जो है मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। वहीं अगर जो बात करें कि जो एमएलसी दारा सिंह चौहान है, जो समाजवादी पार्टी से जो है समाजवादी पार्टी से विधायक थे, उन्होंने पार्टी से जो है इस्तीफा दिया, उसके बाद विधानसभा से इस्तीफा दिया। वहाँ उपचुनाव हुआ, हालांकि वहाँ चुनाव में उनको हार मिली, लेकिन उनको फिर भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी बना दिया। अब ये उम्मीद लग रही है कि कहीं न कहीं अब इनको जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। करीब 5 से 6 लोग मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएंगे, जो एनडीए के घटक, चाहे वो आरएलडी हो या चाहे सुभाषपा हो या मंत्री दारा सिंह चौहान या भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, वो भी तमाम लोग जो है मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। बिल्कुल कौशलेंद्र, अगर हम बात करें यहाँ पर तो ओम प्रकाश राजभर ने पहले भी इस पर कहीं ना कहीं एक हिंट दी थी कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और कहीं ना कहीं अब संभावनाएं नजर आ रही। तो देखना होगा कि आखिर कब तक मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बने रहिएगा हमारे साथ। अटकलें अपार, कब होगा कैबिनेट विस्तार, किसको मिलेगा पद और किसका बढ़ेगा कद? और अब बात करेंगे, ऐलान हुआ अब गठबंधन का। भारतीय जनता पार्टी नीति और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जयंत चौधरी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय लोकदल के शामिल होने का ऐलान जल्द ही हो सकता है। सूत्रों के अनुसार अगले 24 घंटों में भाजपा और आरएलडी के बीच समझौते का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद ही जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के साथ उनके अलायंस को खत्म किया था। एक पत्रकार वार्ता में जब उनसे एनडीए में शामिल होने का सवाल किया गया
तब उन्होंने कहा था कि किस मुंह से मना करूंगा। उधर सूत्रों के अनुसार यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा अपने सहयोगियों को 6 सीट देगी। इसमें रालोद के लिए 2 सीटें आवंटित की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में रालोद को बागपत और बिजनौर सीट मिल सकती है। सियासी गलियारों में ऐसी भी चर्चा है कि रालोद एनडीए के बैनर तले पश्चिमी यूपी की बागपत और बिजनौर सीट पर अपने उम्मीदवार को उतार सकती है। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है, लेकिन अगले 24 घंटे में एनडीए के साथ आरएलडी का गठबंधन का ऐलान हो सकता है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, अगले 24 घंटे में आरएलडी और एनडीए का गठबंधन का आधिकारिक जो है वो हो सकता है कि आधिकारिक ऐलान कर दिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताया कि आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन हो लगभग एक सिर्फ औपचारिक भर बाकी रह गया। बाकी अंदर खाने में जो है वो बात हो गई है और जो नेता हैं, जो बीजेपी के टॉप लीडरशिप है, उनसे और आरएलडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी हैं उनसे जो है फोन पे वार्ता हो चुकी है। लगभग जो उनके नेता हैं, वो कार्यकर्ता जो स्टेट लेवल पे हैं, वो लोग तमाम इस चीज़ को बताए, कई बार फोन पे वार्ता हुई है। अब सिर्फ औपचारिक एक ऐलान भर बाकी है कि गठबंधन हमारे साथ हो रहा है और किन सीटों पे आरएलडी को जो है कौन कौन सीटें दी जाएंगी, ये भी जल्द ही घोषणा कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी देखिए अगले जो सप्ताह है वो राजनीतिक गलियारे में बहुत चर्चा होने वाला है। जैसे कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगी। और जो संगठन में उनके आ रहे जो घटक दल आ रहे हैं उनको भी कितनी सीटें मिलेंगी, सब लगभग खाका तैयार हो। लेकिन एक जो सूत्र बता रहे थे कि लगभग 74 सीटें पे भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी और 6 सीटें जो उनके साथ गठबंधन में, उनके साथ ऑलरेडी अगर देखा जाए अपना दल यस की 2 सीटें बीजेपी ने दिया हुआ है। सोनभद्र और जो मिर्जापुर की सांसद वो अपना दल यस से ही हैं। और अब जैसे निषाद पार्टी भी 1 सीट की मांग कर रही। हालांकि निषाद पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद हैं, उनके बेटे खुद संतकबीर नगर से भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद हैं। लेकिन अगर अब बात की जाए आरएलडी को और भारतीय जनता पार्टी के, सिर्फ एक औपचारिक जो ऐलान बचा हुआ है वो करना बाकी, क्योंकि अभी राज्यसभा चुनाव और तमाम जो विधायक हैं उनको दिल्ली बुलाएगा, वहां मिले। उसके बाद यहाँ पे जब राज्यसभा चुनाव के पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिलते हैं, उसके बाद लोक भवन में जो ट्रेनिंग दी गई कैसे वोटिंग की जाए, तो वो सभी विधायक वहाँ मौजूद थे। तो अब जो है लगभग ये माना जाए कि 24 घंटे अगर कहा जाए तो थोड़ा सा जो है हम लोगों के लिए सही नहीं है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगले सप्ताह तक ये भी क्लियर हो जाएगा कि किन सीटों पे आरएलडी चुनाव लड़ेगी और कौन कौन सीटों को आरएलडी को दिया जा रहा है, गठबंधन में शामिल किया जा रहा है, और मंत्रिमंडल जो होना है उस पर भी सब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है कौशलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, और भी जानकारी आपसे लेंगे। एनडीए के बैनर तले आपको बता दें कि जल्द ही आरएलडी अपने गठबंधन का ऐलान कर सकती है। और अब बात करेंगे यूपी की चौखट, आयोग की दस्तक। खबर लखनऊ से, जहां पर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग अब एक्टिव मोड में आ गया है। 1 महीने बाद कल केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम अपने 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंची थी। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम ने आज सुबह 9:30 बजे डीएम-एसपी के साथ मीटिंग की, जिसमें पुलिस कमिश्नर भी मौजूद रहे। बैठक में चुनाव की तैयारियों के साथ ही सुरक्षा को लेकर मंथन हुआ। वहीं कल के शेड्यूल की बात करें तो सुबह 9:30 बजे प्रवर्तन एजेंसियों के साथ केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम बैठक करेगी। 2 मार्च को सुबह 11 बजे मुख्य सचिव डीजीपी के साथ मीटिंग करेंगे और दोपहर 12:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जानकारी के मुताबिक यूपी की नई वोटर लिस्ट में 15 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं और 57 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं और 31 लाख गलत नाम हटाए भी गए हैं। आपको बता दें कि मार्च के दूसरे पखवाड़े में किसी भी दिन चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हो सकती है। और इसी खबर पर हमारे साथ कौशलेंद्र लगातार बने हुए हैं। कौशलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? कल सुबह बैठक और उसके बाद दोपहर में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। करीब 15 करोड़ मतदाता यूपी में जोड़े जाएंगे।
जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि कल ही चुनाव आयोग की निर्वाचन आयोग की जो केंद्रीय टीम है वो कल लखनऊ पहुंची। उसके बाद आज 9:30 बजे विधानसभा के तिलक हाल में जो मंडलीय और जिला स्तरीय जो अफसर हैं उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया। और आपको बताएं कि वहीं पुलिस विभाग की अगर बात की जाए तो देखिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसटीएफ जो अमिताभ बच्चन उनको नोडल अफसर बना दिया गया है। और अब जो चुनाव मोड जो 2024 लोकसभा इलेक्शन है वो लगभग जो है एकदम अपने मोड पे है। और अब सिर्फ एक घोषणा जो बात की जा रही है कि दूसरे सप्ताह में लगभग जो है निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी भी आचार संहिता लग सकता है। और अब जो है जो बैठकें चल रही हैं इसमें जिसमें जिला अधिकारी और कमिश्नर, उसके बाद पुलिस विभाग के जो एडीजी हैं और कमिश्नर हैं, आईजी हैं, तमाम उन अफसरों को बुलाया गया है। आज उनकी बैठक चल रही है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है जो उसमें सभी जानकारी जो वोटरों के नाम बढ़े हैं, उसके बाद जो कमियां तो तमाम कल बुलाया गया। जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां उनको बुलाया गया, उनसे निर्वाचन आयोग की टीम ने जो है मिली है, उनसे जो है जो भी आपत्तियां थी वो सब एप्लीकेशन लिया गया। और उसके बाद अब उन अफसरों को जिन जिलों में जिन मंडलों में जो कमियां हैं उन राजनीतिक पार्टियों ने जो शिकायत की है उसको उनको सबको सौंप दिया गया है कि ये अपने जिले और अपने मंडलों में इन कमियों को दूर करिए। और जो मतदाता सूची वो जारी लगभग हो ही चुकी है, जितने कितने नाम जुड़े हैं सब आंकड़े वेबसाइट पे चुनाव आयोग ने डाल दिए हैं। अब जो है जो कल वो जानकारी आएगी जिन अफसरों के साथ बैठक हुई है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग के साथ बैठक हुई, क्योंकि इंटेलिजेंस की अहम भूमिका होती है। चुनाव जब होगा उस समय स्थितियां क्या होंगी, सब परिस्थितियां क्या होंगी, इन सबको देख के इंटेलिजेंस के भी साथ जो है चुनाव आयोग की टीम ने बैठक किया है और पूरी हर जिले की हर गतिविधियों को उन्होंने देखा है और पूरा जो है एक लेखा जोखा अपने पास रखी हुई है। तो उन सब चीज़ों को लेके एक तैयारी पूरी तरह से एकदम हो गई है। अब सिर्फ निर्वाचन आयोग अपनी जो एक टीम हर लगभग जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे हर जगह पे टीमों को भेजा गया है। लेकिन अब जो है राजनीतिक दलों की, अन्य विपक्षी दलों की ये समस्या रहती थी कि कहीं ना कहीं ये जो वोटर्स को लेकर था कि नए वोटर्स नहीं जोड़े जा रहे हैं या फिर जो गलत नाम है उन्हें नहीं हटाया जा रहा है। तो ये तमाम दिक्कतों का कहीं ना कहीं निराकरण करके जा रहा है चुनाव आयोग। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं जो विपक्षी पार्टियां हैं राजनीतिक दल हैं उनको तमाम बुलाया गया। तो जो आपत्तियां थी उनसे पूछा भी गया और उनसे कहा गया कि जो आप की आपत्तियां हैं वो तुरंत आप उसको दीजिए। और जब वेबसाइट पे भी ऑनलाइन भी उसमें आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, तुरंत चुनाव आयोग उसको दूर करेगा। चाहे वो निर्वाचन से संबंधित हो या चाहे जो नाम बढ़े हैं उनको लेके या जिनके नाम निकले हैं उनको भी लेके वो तमाम चीज़ें आपत्ति और दर्ज करा सकते हैं। उनके पास समय है और उसको दूर करने के लिए अफसरों के इसीलिए दिशा निर्देश के लिए जो है बताया गया कि जो भी आपत्तियां आती उसको तत्काल जो है दूर किया जाए। निर्वाचन आयोग चाहता है कि जो चुनाव हो एकदम स्वस्थ परंपरा में जैसे लोकतंत्र का उसी तरह चुनाव हो और जो है इसमें कोई भी किसी को परेशानी ना हो, क्योंकि ये आम चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव है और उसमें जो है लगभग 97 करोड़ मतदाता इसमें जो है अपने मतों का अधिकार करेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों को लेकर पूरे अफसरों के साथ इसलिए बैठक किया हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कौशलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि कल सुबह बैठक और दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और अब बात करेंगे तलाक के बाद मां बाप का साथ। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पति पत्नी के बीच तलाक के दौरान बच्चों की परवरिश पर पड़ने वाले कुप्रभाव के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से 6 मार्च तक स्थिति स्पष्ट कराने के साथ ही याचिकाकर्ता से इस संबंध में और आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 मार्च की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि अधिवक्ता श्रुति जोशी ने जनहित याचिका दायर करते हुए कहा कि पति पत्नी के विवाह विच्छेद के दौरान इसका उससे बुरा प्रभाव उनके बच्चों की परवरिश, शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन व मनोदशा पर पड़ता है। जो प्यार बच्चों को माता पिता के एक साथ रहकर मिल सकता है वो विवाह विच्छेद के दौरान नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनकी परवरिश ठीक नहीं हो पाती। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि बच्चों की देखरेख पति पत्नी एक साथ करें, चाहे उनके बीच कितनी भी दूरियां हों। इस संबंध भारत सरकार के विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विवाह विच्छेद के दौरान बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी
दोनों की होगी। इसलिए संरक्षक और प्रतिपाद्य अधिनियम 1890 में संशोधन करने की आवश्यकता है। यह बिल अभी केंद्र सरकार में लंबित है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि जब तक यह बिल पास नहीं हो जाता तब तक न्यायालय बच्चों की परवरिश के लिए दिशा निर्देश जारी करे। एक याचिका मैंने फाइल करी है। बीइंग अ लॉयर मैं कोर्ट में रोज़ ये ऑब्जर्व करती रहती हूँ कि जो तलाक के मामले आते हैं कोर्ट में, उसमें सबसे ज़्यादा सफ़रर जो होते हैं बच्चे होते हैं। उसमें इसलिए हमने कोर्ट से ये प्रे की है कि इनको मीडिएशन के टाइम पे माता पिता को ये समझाया जाए कि उनकी आप अपना ईगो एक तरफ को रखें और अपने बच्चे के लिए एक जॉइंट डिसीजन ले, जिसमें कि जॉइंट कस्टडी हो। एक ही माता पिता में से किसी एक की जिम्मेदारी ना हो, दोनों को ही पूरी जिम्मेदारी उठाई जाए, चाहे फिजिकल कस्टडी किसी की भी हो, पर उनके डिसीजन लेना और पालन पोषण और अदर फैसलों में दोनों का ही भागीदारी बराबर हो। और अब बात करेंगे महंगाई का झटका। नए महीने की आज से शुरुआत हो गई है, लेकिन सुबह सुबह सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने झटका दे दिया है, क्योंकि आज से एलपीजी सिलेंडर और जेट फ्यूल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। नई दरें आज से ही लागू होंगी। ओएमसीएस ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कीमतों को जारी करते हुए बताया कि 19 किलोग्राम का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। इसके तहत दाम में ₹25.50 प्रति सिलेंडर की बढ़त की गई है। इसके पहले फरवरी में ₹14 प्रति सिलेंडर और जनवरी में ₹1.50 प्रति सिलेंडर दाम बढ़े थे। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर यानी घरेलू रसोई दाम में कोई बदलाव नहीं है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत आज से ही लागू हो जाएगी। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के साथ और झटका लगा है। नए रेट के मुताबिक राजधानी दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर ₹1795 में मिलेगा, जबकि कोलकाता में ये सिलेंडर ₹1911 का है। इससे पहले हुए बदलाव के तहत दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम ₹1755.50 है और अब ये बढ़कर ₹1769.50 कर दिया गया है। अन्य महानगरों की बात करें तो कोलकाता में एक सिलेंडर करीब 1869 का है और ये बढ़कर 1887 का हो गया है। मुंबई में पहले जो कमर्शियल सिलेंडर ₹1708 का मिल रहा था, अब वो ₹1723 का मिलेगा। वहीं चेन्नई में इसकी कीमत ₹1924.50 हो गई है और अब ये बढ़कर ₹1937 हो गई है। मार्च के पहले दिन ही महंगाई का लगा झटका। आपको बता दें कि कमर्शियल गैस सिलेंडर्स के दाम में इजाफा हुआ है। जेट फ्यूल के भी दामों में इजाफा हुआ है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब महंगा होगा। हालांकि आपको बता दें कि जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर्स हैं उन पर कोई भी अभी इजाफा नहीं हुआ है उनके दामों में। मार्च में आफत वाली महंगाई की मार। मार्च के पहले दिन ही महंगाई का लगा झटका। कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? कॉमर्शियल सिलेंडर्स के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है, फिलहाल घरेलू सिलेंडर्स में बढ़ोतरी नहीं है। बिल्कुल निश्चित तौर पे तरीके से दीपावली का त्योहार होली का त्योहार सामने देख रहे हैं और निश्चित ऐसे में अब सिलेंडर हैं उनके दाम में वृद्धि कर दी गई है। तो निश्चित तौर पे इससे जेबों पे काफी ज्यादा असर पड़ेगा, चीजें महंगी होंगी। इसके साथ ही साथ इस समय त्योहार का समय चल रहा है तो और शादी ब्याह का भी समय चल रहा है, तो आने वाले समय में लोगों की जेब पे काफी गहरा इस पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार महंगाई का जो झटका है वो जनता को झेलना पड़ रहा है। तो लगातार इसको लेकर के अगर हम विपक्ष की बात करते हैं तो वो भी सवाल उठाते हुए चले आ रहे हैं। इससे पहले भी कई बार विपक्ष ने इन मुद्दों को लेकर के हंगामे कर चुके हैं, लेकिन साफ है कि एक बार फिर महंगाई ने फिर झेलती हुई नजर आएगी जनता उत्तर प्रदेश, क्योंकि कहीं न कहीं जो उत्पाद के जो सिलेंडर हैं यानी कि जो कमर्शियल सिलेंडर हैं उनमें रेट बढ़ा दिए गए हैं। तो ऐसे
ऐसे में जो चीजें होंगी, जो चीज बनाने वाली, जो खाने वाली चीज होंगी या प्रयोग करने वाली चीज होंगी, तो उनमें जो वृद्धि, सिलेंडर में वृद्धि हुई है, तो जाहिर सी बात है कि उन सामान पे भी दाम बढ़ा दिए जाएंगे। तो ऐसे में जो बाहर रहने वाले लोग हैं, या हम कह सकते हैं कि जो त्योहार के समय में जो बाहर से मिठाइयाँ खरीदते हैं या तरह तरह की चीजें खरीदते हैं, तो उनको लेकर के उनकी जेब जो है उसमें काफी ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। तो ऐसे में जिस तरीके से इन रेटों को लगातार बढ़ोतरी हुई, तो विपक्ष भी लगातार सवाल उठाता नजर आता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे मथुरा में होली का कुमार। रंगों का त्योहार होली पर्व को आने में अभी कुछ दिन शेष है, लेकिन मथुरा जनपद में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाने लगा है। राधा वल्लभ मंदिर में इन दिनों दिल्ली समेत राज्यों में आए भक्त जमकर अपने आराध्य संग होली खेल रहे हैं। ठाकुर जी की प्रसादी गुलाल जमकर उड़ाया गया। गुलाल लगने से भक्त खुद को धन्य समझ रहे हैं। इन दिनों मथुरा वृंदावन में चौओर में होली की रंगत है। देखिए रिपोर्ट। भगवान कृष्ण के जन्म की जगह मथुरा की होली दुनिया भर में मशहूर है। त्योहार के कुछ दिन पहले से पवित्र शहर में राधा रमण मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालु और सैलानियों का आना शुरू हो जाता है। अमूमन दूसरी जगहों पर होली का त्योहार 1 या 2 दिनों तक चलता है। ब्रजभूमि में इस त्योहार का अलग रंग होता है। बसंत पंचमी से शुरू होने वाला त्योहार 1 महीने से ज्यादा समय तक चलता है। बड़ा अच्छा, बड़ा आनंद आया। पहली बार होली पर आना हुआ है और इसी तरह राधा रमन जी बजाते रहें, बस यही कृपा चाहिए और कुछ नहीं। आज यहाँ पे हम लोग होली खेलने के उपलक्ष्य में आए हुए थे। बांके बिहारी मंदिर दर्शन किया है। दर्शन करने के बाद राधा रमन लाल के पास आए हैं यहाँ होली के लिए और बहुत आनंद आया है। बहुत आनंद आया है। ये बसंत पंचमी से ही समझिए ये जश्न स्टार्ट हो जाता है, मतलब शुरुआत हो जाती है हमारे बसंत पंचमी से, ठीक है, और ये पूरा फागुन तक चलता रहता है। मतलब बहुत ही आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। होली मतलब ब्रज की होली। मंदिर में भजन गाए जाते हैं और श्रद्धालु एक दूसरे पर रंग डालते हैं। होली का उत्सव चल रहा है, तो जैसे सब जानते हैं कि सब जगह होली ब्रज में हो रहा। बसंत से लेकर 1 महीने तक होली का उत्सव, 40 दिन तक होली का उत्सव रहता है। बहुत अच्छा से होली खेला आज। बहुत सारे भजन भी गाए गए, जिसमें हम लोगों ने बहुत कूद के एंजॉय किया। बहुत मज़ा आया। ऐसा लगा हमने पूरे अपने दुख को, सारे जो भी संकट थे सारे ही गायब हो गए हैं। बिल्कुल हम मग्न हो गए, भक्ति में लीन हो गए। हमें कुछ याद नहीं रहा। हम इन्हीं के बन के रह जाना चाहते हैं। भैया हम तो हमारे बड़े भाई हैं। हाँ जी, हम भी हमारे बड़े भाई, हम इनके साथ ही हर बार आते हैं मथुरा वृंदावन। इस बार भी हमारे भगवान की कृपा से हमें इनके जरिए हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे आके इतना आनंद आया, बस दिल खुश हो गया। ब्रजभूमि भगवान कृष्ण के बचपन और शुरुआती जीवन से जुड़ी हुई है। इसकी अनूठी परंपराएं देश दुनिया में मशहूर हैं। इस साल रंगों का त्योहार होली 25 मार्च को मनाया जाएगा। और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।